आज की वीडियो में हम हाइड आउट मांगा का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक तुमने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखी है तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि जाके एक बार पहले उन्हें देखो। तो चैप्टर की शुरुआत में किरिशिमा जब अपने सामने मिकी को जिंदा देखता है तो उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता है और वो मिकी से पूछता भी है कि तुम जिंदा हो, और अपने सामने मिकी को जिंदा देख उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। इस बात को लेकर नहीं कि उसने अपनी वाइफ को मारने की कोशिश करी, बल्कि इस बात को लेकर कि वो अपनी वाइफ को मारने में नाकामयाब रहा। जिसके बाद मिकी किरिशिमा से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें तो पूरा यकीन था कि मैं जा चुकी हूँ, मगर देखो मैं अभी भी तुम्हारे सामने हूँ। बस फर्क ये है कि हमारी जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है और अब तुम वो शख्स हो जो बहुत जल्द मरने वाला है। और अपने आप को यहाँ पे लाचार पाकर किरिशिमा मिकी से मदद मांगता है कि वो उसकी मदद करे, उसी मिकी से जिसको उसने कुछ दिन पहले मारने की कोशिश करी थी। और जैसे ही किरिशिमा मिकी से मदद मांगता है, मिकी उसी के रेंच से उसे खींच के एक मारती है। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो? वो कहती है कि किरिशिमा तुम हमेशा से ऐसे ही थे, और दोबारा से किरिशिमा को खींच के एक और मारती है। वो किरिशिमा से कहती है कि तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते हो, और जब भी सिचुएशन खराब होने लगती है उसमें हमेशा किसी और की गलती होती है, तुम्हारी नहीं। तुम हमेशा किसी और को ब्लेम करते हो कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, और वो सब तो छोड़ो, तुमने हमारे बेटे जुन की डेथ का जिम्मेदार भी मुझी को बताया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर यहाँ से जाकर एक नई जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो? तुम्हारे जैसे लोग कभी भी एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग कभी बदलते ही नहीं है। तुम दोबारा से वही सारी मिस्टेक्स बार बार दोहराओगे। और यहाँ पे किरिशिमा अपनी नजरें झुकाए मिकी की सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है, मगर इतनी बातें सुनने के बाद भी किरिशिमा मिकी से कहता है कि वो प्लीज उसकी मदद करे। और यहाँ पर मिकी उस रेंच को जमीन पे फेंक कर किरिशिमा से कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हें मैं नहीं मारूंगी, मुझे यकीन है कि तुम उस मॉन्स्टर से ऑलरेडी ही मिल चुके होगे। वो बताती है कि उस मॉन्स्टर के दिल में लड़कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर ने उसके जख्म को भरा है। वो किरिशिमा से कहती है कि आज नहीं तो कल वो इस गुफा से बाहर चले जाएगी, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अगर उस मॉन्स्टर के साथ उसको सोना पड़े तो वो भी करेगी। और वो बताती है कि जब वो फ्री हो जाएगी तो वो यहाँ की सारी यादें यहीं पे छोड़ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो किरिशिमा से कहती है कि वो सबको बताएगी कि तुम यहाँ पे एक एक्सीडेंट में मर गए, और उसके बाद तुम्हारे इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा वो उससे कलेक्ट कर लेगी। और वो जाते जाते हंसते हुए किरिशिमा से कहती है कि इस गुफा से जो बाहर जाने वाला है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा वो असल में मैं हूँ। और इसके अगले सीन में किरिशिमा उस कमरे के अंदर अकेला होता है और अपने पुराने दिनों को फिर से एक बार याद करता है। वो याद करता है कि कैसे एक दिन वो अपने कानों पे लीड लगाए हुए शांति से अपना काम कर रहा था, और उस कमरे के बाहर मिकी फोन पे किसी से बात कर रही थी, जहाँ पे बातों पे मिकी का शॉपिंग पे जाने का प्लान बनता है। वो फोन पर कहती है कि उसके बेटे जुन का ध्यान उसके फादर किरिशिमा रख लेंगे, और तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाती है। मगर शॉपिंग पर जाने से पहले वो किरिशिमा का गेट नॉक करती है और उसको बताती है कि वो शॉपिंग पे जा रही है और किरिशिमा जुन का ध्यान रखे। और वो ये भी कहती है कि लॉन्ड्री पे रखे हुए कपड़े भी वो वापस अंदर ले आए, और जाने से पहले वो अपने बेटे जुन से भी मिलती है और उसको अच्छे बच्चे की तरह रहने के लिए कहती है। मगर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किरिशिमा अपने कानों में लीड लगाए हुए अपना काम कर रहा था, तो उसे यहाँ पे मिकी की एक भी बात सुनाई नहीं दी थी, यानी कि उसको ये भी मालूम नहीं था कि इस समय उसका बेटा जुन कमरे में बाहर अकेला है। और जब किरिशिमा का बेटा बाहर लॉन्ड्री के कपड़े देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो ही उन कपड़ों को अंदर ले आए, जिसके लिए वो बाहर उन कपड़ों को लेने जाता है, मगर क्योंकि उसकी हाइट अभी छोटी होती है तो वो उन कपड़ों तक पहुंच नहीं रहा था। जिसके बाद वो एक स्टैंड के ऊपर खड़ा होता है और कपड़े खींचने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका पैर फिसल जाता है, और ठीक उसी वक्त पर किरिशिमा का काम भी खत्म हो जाता है। और इस बीच किरिशिमा अपने बॉस को फोन पे बताता है कि उसने कहानी पूरी लिख ली है और अब वो उसको ये कहानी फैक्स कर देगा, और साथ ही साथ वो अपने बॉस को शुक्रिया भी करता है कि उसने उसको ये काम दिया। और फाइनली काम खत्म होने के बाद किरिशिमा कमरे के बाहर आता है और कहता है मिकी, जुन, मेरा काम जो है खत्म हो गया, चलो इसकी खुशी मनाते हैं। मगर जैसे ही वो कमरे के बाहर बालकोनी में देखता है तो वहाँ पे उसे अपने बेटे की बस एक ही चप्पल नजर आ रही थी और वो स्टैंड भी गिरा हुआ था। जिसके बाद किरिशिमा भागते हुए अपनी बालकोनी के पास आता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पे उसको जुन की बॉडी दिखती है, और ये देखने के बाद किरिशिमा की चीख निकल जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक बार प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरिशिमा अपने आप से कहता है कि उसे अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, केवल कुछ मामूली सी खुशियाँ जो हर कोई चाहता है।
एक छोटा सा खुशहाल परिवार, मुझे बस यही चाहिए था। और मैं चाहता था कि मुझे मेरी फैमिली दोबारा से मिल जाए, हम सब दोबारा से एक हो सके। और मेरी बस इतनी सी ही इच्छा थी। मगर अब मुझे लगता है कि शायद ये भी नामुमकिन है। और यहाँ पे किरिशिमा अपनी हिम्मत को हारते हुए रोना शुरू कर देता है। मगर तभी किरिशिमा देखता है कि वो बच्चा दोबारा से उसके सामने खड़ा है। और वो बच्चा किरिशिमा से कहता है कि तुम्हारे में से मॉम की स्मेल आ रही है। पहले तो किरिशिमा को ये बात जो है समझ नहीं आती। वो उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मगर तभी किरिशिमा को वो औरत याद आ जाती है जो किरिशिमा से एक बच्चे के बारे में पूछ रही थी। और यहाँ पे किरिशिमा को रियलाइज होता है कि वो जो औरत है वो इस बच्चे की मॉम है। इसके बाद किरिशिमा उस बच्चे से कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी मॉम से दोबारा मिलो तो पहले तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेके जाऊंगा। और यहीं पे चैप्टर 5 जो है वो भी समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल में करना तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।